Welcome to Islamic Messages channel. Please support me with like, comment and subscribe. Number 1. The Iranian Revolution and Iran's expanding influence across the Middle East. इतना फैलाया कि जो नहीं मानने वाले थे उनको या जो मुखालफत करने वाले थे उनको जेलों में भी ठूसा, उनके लाशों के अंबार भी लगाए, उनकी मस्जिदों को भी तबाह किया, उनकी मस्जिदों मदरसों को भी तबाह किया, सब कुछ किया। और ये ईरान के अंदर भी किया, ईरान के आसपास के कंट्रीज़ में भी किया, चाहे इराक हो, चाहे लेबनान हो, चाहे यमन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाक हो, इन सारी कंट्रीज़ में उसने ये सारे। आज मुसलमानों में और दीनदार तबकों में दो तरह के कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट ईरान के बारे में ये है कि ईरान फ़िलिस्तीनियों का गमखार है, फ़िलिस्तीनियों का साथ देने वाला है और मस्जिद अक़सा के लिए वो कुर्बानी देने वाला है, इसराइल और अमेरिका का दुश्मन है। एक तो कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। ईरान और इसराइल और अमेरिका ये तीनों के तीनों दोस्त हैं। ये दुश्मनी है, ये सिर्फ दिखलावा की। ये दोनों तरह के राय मुसलमानों में और हिस्ट्री को पढ़ने वालों में पाया जाता है। अब हमें देखना ये है कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। तो आज इसी मौजू पर इंशाअल्लाह इसी टॉपिक पर बात करूँगा कि पर्दा के पीछे की हकीकत क्या है, कि क्या ईरान जो चेहरा दिखाता है लोगों को, ये अमेरिका और इसराइल की दुश्मनी वाला, क्या वो चेहरा सही है या इसके पीछे कोई और कहानी है। तो देखिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक पर बोलना और सुनना जहन को और माइंड को इस बात से खाली करके होना चाहिए कि ये बात और ये बहस शिया सुन्नी की हरगिज़ नहीं, शिया सुन्नी को लेकर हरगिज़ नहीं, बल्कि जुल्म और इंसाफ को लेकर होगी कि जालिम कौन है, इंसाफ वाला कौन है। चाहे वो किसी भी मज़हब से जुड़ता हो, किसी भी कॉन्सेप्ट को मानता हो, चाहे वो शिया में से हो या सुन्नी में से हो, सब हमारे दोस्त हैं, सब इंसान हैं। हर अच्छे इंसान को अच्छी तरह जीने का हक़ है और हर जुल्म वाले को अपने जुल्म के बदला दिए जाने का भी हक़ है। तो देखिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम उस टाइम को देखते हैं जिस टाइम ईरान की गवर्नमेंट बनी, नई गवर्नमेंट 1979। इसमें पहले 1979 से पहले तो बादशाहों की गवर्नमेंट थी, एक के बाद एक बादशाह हुआ करते थे। लेकिन 1979 के बाद इमाम खुमैनी की लीडरशिप में वहाँ के शियों ने इनकलाब बर्पा किया और वहाँ की गवर्नमेंट जो अमेरिका की एजेंट थी, अमेरिका और इसराइल को मानने वाली थी, अगरचे वो शिया नहीं थी, तो उसको ख़त्म कर दिया गया और 1979 में इमाम खुमैनी और उसके मानने वालों की गवर्नमेंट बन गई। लेकिन ये खुमैनी जो कट्टर शिया था और आलिम भी था शिया का, कई सारी किताबें भी लिखी उसने, जिसमें एक नाम कश्फुल असरार का। इसमें उन्होंने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, इन जैसे सहाबा को बहुत सारी तनकीद की, बहुत सारे नाज़ेबा अल्फाज कहा, बहुत सारी बुरी बातें कही, उन्हें गालियाँ दी। और इतना ही बस नहीं किया, बल्कि इन किताबों को हज़ारों लाखों की गिनती में अपनी कंट्रीज़ में और दूसरी कंट्रीज़ में फैला दिया। आसपास की जो कंट्रीज़ थी उसमें इन जहरों को फैलाया गया। इससे शिया सुन्नी का एक नया तनाव और एक नई लड़ाई शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई। अगर खुमैनी सिर्फ लोगों को गुमराह करने पर बस करता, लोगों को अपने शियत की तरफ इनवाइट करने पर बस करता, तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसने इससे आगे बढ़कर ये काम किया कि जो लोग
اس کے مخالف تھے. جو لوگ اس کانسیپٹ کو نہیں ماننے والے تھے اس پر اس نے ظلم بھی کرنا شروع کیا, اور ظلم تو اتنا کیا کہ لاشوں کے انبار بھی لگا دیے, لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. جن گورنمنٹ نے ایسی باتوں کو پسند نہیں کیا, سنیوں کی گورنمنٹ تھے آس پاس کے سارے کنٹریز میں, تو اس کے خلاف بھی لڑ گئے, اور عراق کے ساتھ بھڑ گئے. پھر صدام حسین نے جو 10 سال تک ان کا حال کیا وہ ہسٹری کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے اس کانسیپٹ کو پھیلایا, اور اتنا پھیلایا کہ جو نہیں ماننے والے تھے ان کو, یا جو مخالفت کرنے والے تھے ان کو جیلوں میں بھی ٹھوسا, ان کے لاشوں کے انبار بھی لگائے, ان کی مسجدوں کو بھی تباہ کیا, ان کی مسجدوں مدرسوں کو بھی تباہ کیا, سب کچھ کیا. اور یہ ایران کے اندر بھی کیا, ایران کے آس پاس کے کنٹریز میں بھی کیا, چاہے عراق ہو, چاہے لبنان ہو, چاہے یمن ہو, چاہے سیریا ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے پاک ہو, ان ساری کنٹریز میں اس نے یہ سارے کام کیے. تو یہ تو ہوئی پہلی ہسٹری.